तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों हो जाइए तैयार, फिर से हम लोग लेके आ गए हैं जीएस पोर्शन का एक और वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो साथियों आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी साथी पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बात हो ना उसको आप लोग नोट करते चले। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो चलिए आप लोग भी जवाब दीजिएगा। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने में कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। देखिए इस सवाल को देख के ना आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि काफ़ी आसान सवाल पूछा है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए साथियों, उसमें आपका ना सिर्फ कुछ ही सवाल टफ रहता है, बाकी सवाल आपका मॉडरेट लेवल का रहता है। इसलिए आपको कोई भी सवाल देख के उसको हलवा नहीं समझना है। तो साथियों जवाब दीजिए कि कोशिका का ऊर्जाघर किसे कहा जाता है। तो देखिए बहुत आसान सा हालांकि ये सवाल है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसको कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। सारे साथियों को पता है और इस सवाल का जवाब भी सही आ रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ से जानेंगे कि जो राइबोसोम है ना साथियों, इसको क्या कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कभी अगर पूछ दे किसे जाना जाता है तो आप लोग को घबराना नहीं है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है साथियों। और आई जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक क्या करता है, कोशिका को नियंत्रण करने का काम करता है। आपका केंद्रक करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर आपको पूछ दे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा रहता है वो किस रूप में रहता है, तब भी आपको बता देना है कि किस रूप में रहता है, एटीपी के रूप में रहता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए इससे रिलेटेड और कोई भी अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा तो आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक के बाद दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके सामने में कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है। देखिए ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो जुड़ा हुआ है किससे, क्या आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड से, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है आप लोग बताइए। इस बीच जो आपको ग्रीन हाउस से रिलेटेड जो सवाल पूछा जाता है आपको, आप लोग को लिखा दे रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में छूटे नहीं। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में ना आपका कौन कौन सा गैस आता है आप लोग लिख लीजिएगा। एक आपका आता है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। रुकिएगा थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं। एक आपका क्या हो जाएगा साथियों, या रुकिएगा थोड़ा सा, ये आपका देखिए एक हो जाएगा आपका CO2 हो जाएगा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और आपका एक CH4 जिसको मीथेन बोला जाता है, मीथेन के नाम से। और एक आपका क्या N2O जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। और इन सभी के अलावा ना एक आपका क्या होता है, जलवाष्प भी होता है। क्या होता है, इन सभी के साथ साथ एक क्या होता है, जलवाष्प। ये सभी आपका क्या है, ये सभी आपका जो ग्रीन हाउस है ना, ग्रीन हाउस गैसें हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन सब में सबसे प्रमुख अगर योगदान की बात करें कि इन सभी गैसों में से सबसे प्रमुख योगदान किसका होता है, तो किसी और का नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान सबसे प्रमुख होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे प्रमुख जो योगदान है साथियों वो आपका किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। बताइए साथियों, इन सभी बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दो के बाद तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके आज के सेशन का कि टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। देखिए आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्या आपका एसिटिक अम्ल, या फिर साथियों सिट्रिक अम्ल, या फिर टार्टरिक अम्ल, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। बताइए इस सवाल का जवाब दीजिए। बाकी सब बातें भी आप लोग को बताते चले कि अगर आपका टमाटर की जगह में कुछ और सवाल पूछ दे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जैसे आप ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल जो है ना साथियों, ये आपका किस में पाया जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका सिरका में पाया जाता है। किसमें, सिरका में। अगर पूछे कौन सा अम्ल तो एसिटिक अम्ल, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आपका इमली जो है ना साथियों, इमली जिसको सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है, इसमें ये आपका टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। और जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल है ना, ये ऑक्जेलिक अम्ल आपका किस में, पालक में पाया जाता है। पालक और भी जैसे काजू वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और आपका बचा कौन, सिट्रिक अम्ल ना, तो सिट्रिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, उसमें आपका ना अम्ल से रिलेटेड एक सवाल हर हाल में आपको देखने को मिलता है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। चलिए 3 के बाद बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। रुकिए साथियों, ये रहा चौथा प्रश्न आपके सामने में। आप लोग भी जवाब दीजिए कि वनस्पति तेलों में साधारण होती है, यानी जो वनस्पति तेल होता है ना वो कैसा होता है। क्या पहला ऑप्शन कि लंबी होती है और साथ में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है,
या फिर लंबी होती है और कैसी कार्बन श्रृंखला, असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, या फिर साथियों छोटी होती है और संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, या फिर छोटी होती है असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। तो ध्यान रखिएगा जो आपका जो वनस्पति तेल होता है ना साथियों, ये आपका लंबी होती है। कैसा? लंबी होती है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे भी छोटी है ना तो उसको तो आप पहले ही काट दीजिए। देखिए आपका छोटी वाले को काट दीजिए, ये छोटी वाले को काट दीजिए। कैसा होता है? लंबी होता है और साथ में असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। कैसा? असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। साथियों ध्यान रखिएगा, एक होता है संतृप्त कार्बन श्रृंखला। संतृप्त कार्बन श्रृंखला में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होना साथियों, उसको बोलते हैं संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में या तो आपका डबल बॉन्ड हो या फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड हो तो साथियों इसको किस नाम से जानते हैं? इसको असंतृप्त कार्बन श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है? बस इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा 5वां प्रश्न आपके सामने में। और एक बात कि अगर आपको वीडियो अगर काफ़ी स्पीड लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसको रोक दीजिएगा, रोक करके उसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? देखिए क्या है? परजीवी पोषण। साथियों एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। यहाँ पे क्या आपका परजीवी पोषण को युक्ति को दर्शाते हैं कौन? क्या आपका अमीबा या फिर फफूंदी या फिर नोस्टॉक या फिर कसकूटा जिसको अमरबेल कहते हैं। साथियों देखिए अमरबेल आप देखे होंगे जो आप चाउमीन सब की तरह होता है, पेड़ सब के ऊपर जो रहता है चाउमीन सब की तरह, वो आपका अमरबेल है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए कभी उसको चाउमीन समझ के खा नहीं जाइएगा। तो देखिए बोला कि निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? तो आपका हो जाएगा अमीबा साथियों। कौन? अमीबा हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। अगर आपको सवाल पूछ दे कि हम लोगों में कैसा पोषण होता है तो हम लोगों में कैसा पोषण होता है साथियों? हम लोगों में पर पोषण होता है। कौन सा? हम लोग कौन सा पोषण द्वारा भोजन करते हैं? तो पर पोषण द्वारा, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। अब यहाँ से अमीबा के बारे में कुछ बातें आप लोग जान लीजिए कि अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या साथियों? एक कोशिकीय जीव होता है आपका कौन? अमीबा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कितना कोशिका? एक कोशिकीय जीव आपका होता है अमीबा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथियों इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अमीबा जो ना है ये अपना भोजन किसकी सहायता से? तो कुटपाद। किसकी सहायता से साथियों? कुटपादों की सहायता से अपना भोजन को प्राप्त करता है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कुटपाद। और अमीबा जो है ना साथियों, इसका जो आकृति है ना, इसका आकृति ये निश्चित नहीं होता है। ये भोजन के हिसाब से ना इसका आकृति बदलते रहता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि भोजन के हिसाब से इसका आकृति बदलते रहता है। चलिए 5 के बाद बढ़ेंगे, छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखिए आपके सामने में ये रहा, आप लोग भी जवाब दीजिए फटाफट। देखिए साथियों छठा प्रश्न कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? देखिए मनुष्य का कान का जो बाहरी हिस्सा है ना उसको क्या कहेंगे? तो देखिए मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या मुंबरक कहेंगे या फिर कर्णावर्त कहेंगे या फिर कर्ण पल्लव कहेंगे या फिर साथियों कर्ण पटट कहेंगे? बताइए। तो देखिए मनुष्य के कान के जो बाहरी हिस्सा है ना, जिसको आप पकड़ते हैं, हम लोग कान का बाहरी हिस्सा उसको पकड़ा जाता है साथियों, इसको कर्ण पल्लव कहा जाता है। क्या कहता है? कर्ण पल्लव के नाम से इसको जाना जाता है। इसको इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? पिन्ना भी बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कान आया तो इससे रिलेटेड कुछ बातें और हम लोग जान लेते हैं कि ये जो कान है ना साथियों, अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है ना, सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो कौन है साथियों? स्टेपीज है। कौन? स्टेपीज जो है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये आपका कहाँ पे मौजूद है? तो कान में मौजूद है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। साथियों अब हड्डी की अगर बात हो ही गई तो ये भी आप जान लीजिए कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी साथियों ये आपका फीमर होता है। क्या होता है? फीमर होता है। और आप बता दीजिए कि फीमर कहाँ पे है? तो ये जांग की हड्डी। कहाँ की हड्डी साथियों? जांग की हड्डी, जिसको फीमर बोलते हैं, सबसे बड़ी हड्डी। और सबसे मजबूत अगर बोले साथियों, सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो देखिए इसमें ना कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो आपका जबड़े की हड्डी। किसका? जबड़े की हड्डी होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाकी सब बातों को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 6 के बाद बढ़ेंगे 7वां प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा 7वां प्रश्न आपके सामने में, आप लोग भी जवाब दीजिए
कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। देखिए रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या त्वरण कहेंगे, या फिर बलाघूर्ण कहेंगे, या बल कहेंगे, या फिर साथियों जरुत्व आघूर्ण कहेंगे। तो देखिए त्वरण जो है ना साथियों, ये आपका एक क्या है, सदिश राशि है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। त्वरण क्या है आपका ए होता है, इसको ए से इंडिकेट किया जाता है। लेकिन अगर आप गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण को ना स्मॉल जी से इंडिकेट किया जाता है, और इसका मान कितना होता है 9.8 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहेंगे साथियों, तो रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल। अब आपको यहाँ से ये बताना है कि बल का जो मात्रक होता है ना, बल का मात्रक क्या होता है, आपको बस प्यार से कमेंट बॉक्स में बता देना है कि बल का मात्रक क्या होता है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 7 के बाद बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते चले, हम लोग रोजाना आप लोगों के लिए जीएस का वीडियो लेके आते हैं साथियों। देखिए इसके बाद ना जो अब से जो वीडियो आएगा उसमें आपका साइंस और जो आपका सोशल वाला पोर्शन होता है एक साथ मिक्स करके जीएस का वीडियो बनेगा। इसी तरह से आप लोग बस प्रैक्टिस करते चले। चलिए 8वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों। साथियों क्या आपका विद्युत इस्त्री हो जाएगा जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं, या फिर विद्युत बल्ब हो जाएगा, या फिर विद्युत गीजर हो जाएगा, या फिर विद्युत मोटर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, किसको, विद्युत जो ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है कि विद्युत ऊर्जा को ना यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, आपका विद्युत मोटर करता है। कौन साथियों, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलने का काम करता है। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर घुमा के सवाल पूछ देता कि प्रिय साथियों बताइए कि ये तो विद्युत मोटर है, लेकिन अगर विद्युत जनित्र का पूछ देता कि जनित्र क्या करता है, तब आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जनित्र बोले या डायनामो बोले, ये क्या करता है साथियों, ये यांत्रिक को ना, ये यांत्रिक को किस में बदलता है, विद्युत में बदलने का काम करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आपका डायनामो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत में बदलने का काम करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ और आप लोग नोट कर लीजिए साथियों, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बल्ब जो है ना, बल्ब साथियों ये आपका ये जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है किस रूप में करता है, तो बल्ब क्या करता है साथियों, आपका विद्युत ऊर्जा को ना, विद्युत ऊर्जा को ये बल्ब आपका क्या करता है, या तो आप प्रकाश भी बोल सकते हैं या फिर उसको आप यांत्रिक भी बोल सकते हैं कि बल्ब क्या करता है। अगर ऑप्शन में प्रकाश भी रहे तो वो भी ठीक हो जाएगा, या फिर यांत्रिक रहे तो वो भी ठीक हो जाएगा। यानी बल्ब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। उसके देखिए माइक्रोफोन भी पूछता है। क्या सवाल पूछता है कि बताइए साथियों कि माइक्रो जो फोन होता है ना, ये माइक्रोफोन जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है किस रूप में करता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को, किसको, जो ध्वनि ऊर्जा होता है ना, महेंद्र सिंह धोनी नहीं बल्कि जो ध्वनि ऊर्जा होता है, ये ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है साथियों, इसको विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा साथियों। ये सारी चीज़ें ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। और अगर आप जानिएगा तो लीजिए आप सोलर के बारे में भी जान लीजिए। ये जो सोलर है ना, इस सोलर क्या करता है साथियों, ये सोलर आपका सूर्य प्रकाश को, जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश को किसमें बदलता है, आप लोग खुद बताइए कि ये सोलर आपका सूर्य के प्रकाश को ना साथियों विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इन सभी बातों को नोट कर लीजिएगा साथियों, इन सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। इनके अलावा अगर कुछ भी बात जो छूटा है तो फिर कभी अगर इस तरह का सवाल आएगा साथियों, हम लोग वहाँ पे इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और 8 के बाद बढ़ते हैं 9वां प्रश्न। तो बताइए साथियों कैसा लग रहा है आज का सेशन, आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस इसी तरह से मेहनत करते चले आप लोग। देखिए 9वां प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। क्या आपका चार्ल्स डार्विन ने लिखी, या फिर लेमार्क ने लिखी, या फिर कैरोलस लिनियस ने लिखी, या फिर रॉबर्ट विटेकर ने लिखी। साथियों आपका विटेकर ना, ये आपका जो 5 जगत है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, ये आपका रॉबर्ट विटेकर ने ही बांटा था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा 5 जगत में। और कैरोलस लिनियस के बारे में आप जान लीजिए, जो आप द्विनाम पद्धति है ना, जिसको बाइनोमियल नेम बोलते हैं। जैसे आपका मनुष्य का क्या होता है, होमो सेपियंस सेपियंस, तो ये जो आपका द्विनाम है ना साथियों, इस द्विनाम को देने का काम कौन किया था, कैरोलस लिनियस ने ही किया था। और देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक ना साथियों, ये आपका चार्ल्स डार्विन लिखा था। किसने, चार्ल्स डार्विन लिखा था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। अब देखिए इस पुस्तक में उन्होंने किसके बारे में डिस्कस किया, किसके बारे में बताया, तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, जैव विकास की व्याख्या की। किसके बारे में, जैव विकास के बारे में उन्होंने लिखा था। किसके बारे में, जैव विकास के बारे में। अगर एग्जाम में पूछ दे कि जो आपका द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है उसमें किसके बारे में व्याख्या किया गया है, तो जैव विकास के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में
में व्याख्या किया गया है। और किसने लिखा है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साथियों। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए ये रहा 10वां प्रश्न आपके सामने में। क्या है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं। देखिए चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसको बोलते हैं? तो ये कोशिका झिल्ली को कहते हैं। किसको साथियों? जो कोशिका झिल्ली होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, आपका चीज़ों को ना चुन चुन करके जिसको अंदर जाना उसको अंदर जाने देता है, जिसको बाहर आना उसको बाहर आने देता है। तो साथियों जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो उसे क्या कहेंगे? क्या उस प्रक्रिया को विसरण कहेंगे, या फिर प्रासरण कहेंगे, या सक्रिय परिवहन कहेंगे, या अंत शोषण कहेंगे? इस सवाल का फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। तो 10 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा प्रासरण हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को आप नोट भी कर लीजिएगा, लिख के भी रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा साथियों? प्रासरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 के बाद बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। देखिए 11वां प्रश्न है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर की परत बन जाती है। देखिए साथियों जो सिल्वर की चीज़ें होता है ना, सिल्वर को एजी से इंडिकेट किया जाता है। तो इसका शुद्ध संकेत क्या है? एजी है। सिल्वर की वस्तुओं को अगर आप ना खुली वायु में छोड़ दीजिएगा तो उन पर कुछ दिनों बाद क्या होता है? काली परत चढ़ जाता है। तो साथियों किसके वजह से? क्या आपका सिल्वर क्लोराइड की वजह से, या सिल्वर सल्फेट की वजह से, या सिल्वर नाइट्रेट की वजह से, या सिल्वर सल्फाइड की वजह से? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए साथियों, इसका सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है ना कि वायुमंडल में ना साथियों, वायुमंडल में जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, उसके बाद उसका जो आपका वायुमंडल में आपका हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है H2S होता है साथियों, ये सब क्या करता है? ये सब मिलकर के ना किसके साथ? आपका सिल्वर के साथ मिलकर के ना उसके ऊपर ना एक परत चढ़ा देता है। उसके ऊपर एक परत चढ़ा देता है जिसको क्या बोलते हैं? Ag2S, यानी आपका क्या हो जाएगा? सिल्वर जो सल्फाइड नाम का उसके ऊपर ना एक परत चढ़ जाता है। यानी वायुमंडल में आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सभी क्या करता है आपका? अगर इसको आप सिल्वर को अगर खुला छोड़ दीजिएगा तो उसके साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर क्या बना देता है साथियों? कौन सा परत? उसके ऊपर एक परत बना देता है जिसको क्या बोलते हैं? आपका सिल्वर सल्फाइड के नाम से एक परत बना देता है। और इसका रंग कैसा होता है साथियों? इसका रंग काला होता है। कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है? जो आपका सिल्वर होता है ना, सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इस सवाल का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 11 के बाद बढ़ते हैं 12वां प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न आपका है, हार्मोन से सवाल है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका सर्वन किया जाता है। देखिए क्या है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर, तो शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है? क्या आपका थायराइड द्वारा स्रावित होता है, या अग्नाशय से, या फिर गुर्दा से, या फिर पीयूष से? तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपका क्या है, शर्करा स्तर को नियंत्रित कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन। कौन सा साथियों? जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि रुधिर में जो शर्करा का स्तर है उसको नियंत्रित करता है। अब ये इंसुलिन जो स्रावित होता है ना साथियों, कहाँ से? तो ये आपका होता है आपका अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से स्रावित होता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये सवाल पूछ दे कि अग्नाशय के कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा लैंगरहैंस द्वीपिका। कहाँ से? लैंगरहैंस द्वीपिका से। लैंगरहैंस द्वीपिका से स्रावित होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। अगर ये भी पूछ दे कि बताइए लैंगरहैंस द्वीपिका के कौन से सेल से, तो ध्यान रखिएगा आपको घबराना नहीं है। लैंगरहैंस द्वीपिका के किस सेल से अगर पूछ दे तो आपको फ़ौरन जवाब देना है कौन सा सेल? बीटा सेल से। इस बात को आपको छोड़ना नहीं है साथियों। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर पूछता कि थायराइड से, तो थायराइड जो ग्लैंड है इससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होती है। और ये साथियों ये आपका जो आपके जो गले में आपका पाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग होता है। चलिए 12 के बाद बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। ये रहा 13वां प्रश्न कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है? बताइए, जो बर्फ़ है उसको आप अगर पानी में छोड़िएगा तो उस पानी में ना वो आपका तैरने लगता है। क्या रीज़न है? क्या आपका बर्फ़ बर्फ़ में वायु भरी होती है इस वजह से, या फिर बर्फ़ का घनत्व तो पानी से कम होता है इस वजह से, या फिर बर्फ़ पानी से ज़्यादा गहरा होता है इस वजह से, या फिर साथियों बर्फ़ का घनत्व तो पानी से ज़्यादा होता है? देखिए ध्यान रखिएगा कि बर्फ़ का घनत्व ना पानी से कम होता है, इसका घनत्व पानी से कम होता है। इसी वजह से ना साथियों बर्फ़ क्या होता है आपका पानी में तैरते रहता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ पे मेन खेला किसका है साथियों? घनत्व का, यानी डेंसिटी का है। चलिए 13 के बाद बढ़ेंगे 14वां प्रश्न की ओर। ये रहा 14वां प्रश्न
क्या है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि जो है जो सुनाई देती है किस वजह से, क्या आपका प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, या फिर ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के कारण, या फिर साथियों रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण। आप लोग बताइए कि प्रतिध्वनि जो है वो सुनाई पड़ती है किस वजह से। तो देखिए साथियों, प्रतिध्वनि है तो ध्वनि में तो प्रकाश का कोई बात होगा नहीं, तो प्रकाश और रेडियो को हटाइए, बचा कौन ऑप्शन, ऑप्शन बी बचा साथियों। ऑप्शन बी में आपका क्या है, देखिएगा कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, जो आपका ध्वनि तरंग है ना उसका जो परावर्तन होता है उसके परावर्तन के कारण क्या होता है, आपको प्रतिध्वनि सुनाई देता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों, यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15 प्रश्न की ओर। देखिए 15 प्रश्न आपका है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। क्या साइट्रिक अम्ल आपका इमली में होता है, या सेब में होता है, या सिरके में होता है, या नींबू में होता है? बताइए साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल एक बार और आया था तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। साइट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से बस एक बात ये आप जानिएगा कि जो आपका सेब में ना साथियों, इसमें आपका मैलिक अम्ल होता है। कौन सा? मैलिक अम्ल होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सा अम्ल? सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है, इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। चलिए बढ़ेंगे इसके बाद बढ़ेंगे 15 के बाद बढ़ेंगे 16वां प्रश्न की ओर। साथियों जवाब दीजिए। 16वां प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। देखिए भारी मशीनों में ना जो स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में, वो किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्या बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है, या फॉस्फोरस, फिर ग्रेफाइट, या फिर सिलिकॉन तेल का? बताइए जो लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में भारी मशीनों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए साथियों आप देखेंगे उसमें ना जिसको ग्रीस बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, वो आपका क्या है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। किसका? ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। आप वो का क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे आप ग्रीस सब देखेंगे तो उसका रंग और जो ग्रेफाइट होता है ना साथियों, उसका रंग सेम टू सेम होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम लोग देखे हैं अपने रियल लाइफ में, इसलिए आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और ग्रेफाइट के बारे में कुछ जान लीजिए, ये आपका क्या है साथियों, अधातु है। क्या है? अधातु है। लेकिन अधातु होने के साथ साथ ये क्या आपका सुचालक है। ये आपका एकमात्र अधातु है जो आपका क्या है साथियों, सुचालक भी है। लेकिन अधातु का गुण क्या होता है, अधातु कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो आपका अधातु है ये कैसा है, सुचालक है। और इसके बारे में कुछ बातें और जान लीजिए, ये आपका क्या साथियों, कार्बन का ये क्या आपका अपर रूप है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये क्या आपका कार्बन का अपर रूप है, इसको आपको ध्यान रखना है साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। देखिए ये रहा 17वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्यों में यहाँ पे खाली जगह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताइए आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होगा? क्या क्षुद्रांत होगा, या वृदांत होगा, या अमाशय होगा, या ग्रासिका होगा? देखिए बहुत आसान सा सवाल है साथियों कि मनुष्य में ना आहार नाल जो है उसका सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत को क्षुद्रांत भी कहते हैं। छोटी आंत क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग। यहाँ से आप छोटी आंत के बारे में जान लीजिए कि अगर भोजन का ना पूरी तरह से पाचन, भोजन का पाचन जो होता है वो कंप्लीट कहाँ पे होता है, आपका छोटी आंत में होता है, यहीं से होता है। और यहाँ से एक सवाल ये भी पूछता है कि जो आवश्यक पदार्थ का अवशोषण, पदार्थों का अवशोषण कहाँ से होता है साथियों? तो ध्यान रखिएगा अवशोषण भी आपका छोटी आंत में ही होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और साथियों चलेंगे इसके बाद, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 17 के बाद बढ़ते हैं 18वां प्रश्न। ये रहा 18वां प्रश्न कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। देखिए हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं साथियों, बस आप ये बता दीजिए कि हमारे शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है। तो ध्यान रखिएगा कितना, 206 हड्डी। कितना साथियों? 206 हड्डी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बोला कि जो हड्डियां हैं, हड्डियों से हड्डियां किसके वजह से जुड़ी रहती है? क्या आपका वासामय की वजह से, या उपास्थि की वजह से, या कंडरा की वजह से, या स्नायु की वजह से? जो हड्डी और हड्डी आपस में जुड़ा रहता है किसकी वजह से जुड़ा रहता है? तो ध्यान रखिएगा हड्डियां और हड्डियां आपस में ना लिगामेंट की वजह से जुड़ा रहता है। किसकी वजह से साथियों? लिगामेंट की वजह से। और लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नायु। और इसको अगर इंग्लिश में बोलिएगा तो इसको लिगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिगामेंट। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जो आपको आसानी से याद हो जाए उसको आप याद रखिएगा। तो साथियों हड्डी और हड्डी आपस में किसकी वजह से जुड़ा रहता है? लिगामेंट। अगर आपके सवाल पूछ देता आपको कि बताइए प्रिय साथियों हड्डी और मांसपेशियां जो है वो किसकी वजह से जुड़ा रहता है, तो आपका कंडरा। किसकी वजह से साथियों? कंडरा। और कंडरा को इंग्लिश में टेंडन भी कहते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न। ये रहा 19वां प्रश्न आपके सामने में
कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी प्रथम एंटीबायोटिक थी। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था जिसका खोज किया गया था? क्या आपका वो पेनिसिलिन था, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन था, या फिर टेट्रासाइक्लिन था, या फिर नियोमाइसिन था? बताइए साथियों, सबसे पहला आपका एंटीबायोटिक कौन था जो आपका सबसे पहला खोजा गया एंटीबायोटिक? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला एंटीबायोटिक आपका पेनिसिलिन था। कौन था? पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जिसका खोज किया गया था। अब अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे कि इसका खोज किसने किया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपका कौन? अलेक्जेंडर। कौन? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन साथियों? फ्लेमिंग। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक का खोज किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न साथियों। ये रहा अंतिम प्रश्न। आप लोग जवाब दीजिए कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ये वाला सवाल ना आपका रिपीटेड है, पिछले क्लास में भी हम लोग इस सवाल को किए थे, तो इसलिए इसका जवाब नहीं देंगे। अगर जिन साथी को आता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता है तो आप पिछला वाला वीडियो जाके देख लीजिए, वहाँ पे इस सवाल का जवाब दिया है साथियों। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्या इसका जवाब सिलिकॉन होगा, या कार्बन होगा, या सीसा होगा, या एल्युमिनियम होगा? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है साथियों, इस सवाल का जवाब। तो बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आज टोटल 20 प्रश्न लेके आए थे। ये 20 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा साथियों? बस इसी तरह से आप लोग ना हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें, ताकि आपका जो सपना है वर्दी पाने का, वो सपना आपका पूरा हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।